पार्टिकुलर छात्र जो आइडेंटिफाई होते हैं ना, वो इस तरह के हिंसा और इस तरह का होता ना त्योहार को देखते रहते हैं कि हम कैसे इसको दूसरे तरीके से रंग दे दें। अंदर इफ्तार की पार्टी चल रही है, इफ्तार का रोजा तोड़ रहे हैं मुस्लिम छात्र और जस्ट एक कदम की दूरी पर पूजा हो रही है। तो जब कावेरी रेसिडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे लेफ्ट और एनएसयूआई को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो इनकी पराकाष्ठा रही है, तो इनको इस सामाजिक सौहार्द बना रहे, इससे दिक्कत क्यों है? एबीवीपी कुछ लोग आते हैं भगवा लेकर, झंडा लेकर के, और कहते हैं हिंदुस्तान में रहना होगा, तुम्हें जय श्री राम कहना होगा। ये सारी चीज़ें हुई, वहाँ से ये क्लैश होता है। ये बहुत नॉर्मल मुद्दा था हमारे, इसको एबीवीपी के द्वारा इसको बहुत ही पॉलिटिसाइज किया है। इसको प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हमारे हवन में बाधाएं डाली, पूजा में। जब वेंडर वो तैयार नहीं है, मैं वो मना कर चुका था कि हम सप्लाई नहीं करेंगे, जबरदस्ती एजेंडा लाना, चूंकि आपने मारपीट कर दिया है, अब कुछ बचा नहीं है, तो यही चीज आप बोलेंगे। कल वहाँ पे वेंडर आए थे चिकन डिलीवर करने, पर जब वो आए थे, एबीवीपी के जो गूंज थे उनको हैकल करने की कोशिश किया, उनको बोले कि यहाँ पे आज चिकन नहीं बनेगा, आप वापस जाओ, आप इन सब में मत करो। उनका है, ये लोग उनको खाना है नहीं खाना है, हम लोग उनको रोक थोड़ी ना सकते हैं खाने से। तो हम लोग जहाँ हम लोगों की पूजा हो रही थी, हम लोगों ने ये चीज़ रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे बस नॉनवेज नहीं बनेगा, क्योंकि वह मेस के बगल में हो रहा था। वार्डन के पास गए ये डिमांड लेके कि जो भी स्टूडेंट्स है, ये इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि ये हॉस्टल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको खाना मिले, उनको नॉनवेज खाना भी मिले, क्योंकि मेस मेनू के हिसाब से उनको नॉनवेज खाना मिलना चाहिए था। तो जब हम लोग ये डिमांड लेके उनके पास गए, तो वहाँ पे जो एबीवीपी के गुंडे थे, वो लोग स्टूडेंट्स को अटैक करने की कोशिश किए, हमें धमकी देने की कोशिश की कि हम तुम्हें देख लेंगे, कि आज देखते हैं कि इस मेस में आज कैसे चिकन बनते हैं। पूजा का विरोध ये लोग 7 दिन पहले किए, धमकी भी दिए कि हाँ आप लोगों का पूजा हम नहीं होने देंगे, मांस के टुकड़े डालेंगे। राइट टू ईट की बात नहीं है, रामनवमी का विरोध है, क्लियर कट। ये एबीवीपी ने टारगेटेड वायलेंस किया है, कई महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर रहे थे बाकी स्टूडेंट्स पे। जो महिलाएं थी वहाँ पे उनको हरास कर रहे थे, उनके कपड़े निकाल रहे थे और काफ़ी ब्रूटली अटैक किया। मुझे बाहर से किसी ने ईंट फेंक कर मारा और फिर मैं लाइक आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। एम्बुलेंस को भी अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर आने के लिए, तो मैं पीछे से दीवार फांद कर मैं एक्चुअली हॉस्पिटल पहुंची हूँ। हम लोग पूजा के लिए गए थे, रामनवमी की पूजा हो रही थी, हम लोगों की पूजा ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, हम लोग वापस आ रहे थे। वामपंथियों ने देखा कि कम संख्या हो गई है, तो ये लोगों ने अटैक करना चालू कर दिया। तो उसमें से फिर मुझे ऐसे 9-10 लोगों ने ऐसे घेर के खड़े हो गए, लोगों के हाथ में कांच के बॉटल थे जिससे मुझे मारा था, तो ये मुझे डीप कट्स उसके वजह से आए। तो एबीवीपी के लोग आके वहाँ भी हंगामा शुरू कर दिए कि हमारी मर्जी है, हम नहीं खाते वेज, तो आज कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा, इस तरीके की बातें करने लगे। और उसके बाद वो लोग बेसिकली धक्का मुक्की करने लगे। उसमें ही उन्होंने मुझे पेट पे मारा, मेरा फ़ोन लेके इसको तोड़ दिया। इसमें बहुत सारे फुटेजेस थे जिसमें वो मारपीट कर रहे थे, इसीलिए वो लोग तोड़े। कावेरी हॉस्टल के सामने 4 पीसीआर वैन थे, 4 लोग पुलिस की ड्रेस में खड़े थे। हमको उनके बगल से खींच के ले गया गया अलग और बहुत बुरे तरीके से मारा गया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऐसा कोई हफ्ता या दिन नहीं गुजरता जब देश के किसी हिस्से से ऐसी खबरें नहीं आती कि एक दल किसी को खाने से रोक रहा है, एक दल किसी को मंदिर के बाहर तरबूज बेचने से रोक रहा है। अधिकारों की लड़ाई संविधान की अदालतों में नहीं, धर्म के चौराहों पर हो रही है। अधिकार का फैसला धर्म के आधार पर होने लगा है। संविधान की पंचायत में सुनवाई ऐसे होती है जैसे आज से पहले यह विषय ना आया हो, इसलिए पंच समझने के नाम पर तारीखों का सहारा ले रहे हैं। हर दिन बहस का उत्पादन किया जा रहा है। इन बहसोत्पादन की संख्या को अगर आप भारत के मानचित्र पर रखकर देखेंगे तो पता चलेगा कि आप नजरअंदाज कर दें या निंदा कर दें, दोनों ही बातों से कोई असर नहीं पड़ता। इन धार्मिक अतिक्रमणों और आक्रमणों के सहारे समाज के मिडिल क्लास को एक किस्म के धार्मिक और मानसिक सुख की सप्लाई होती है। उसे इस खुजली से आनंद मिल रहा है। हर जगह नया भारत और सबका भारत बनाने के नारे तो लिखे हैं, लेकिन इन्हीं नारों की आंखों के सामने एक तरफा भारत भी बनता दिखाई दे रहा है।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसे आप तर्कों और तथ्यों से नहीं समझ सकते, क्योंकि समझने की वायरिंग चेंज की जा चुकी है। तथ्य तो होंगे ही, लेकिन लोग उसी चश्मे से इस घटना को देखेंगे जिससे जेएनयू देशद्रोही दिखता है, धर्म विरोधी दिखाया जाता है। जेएनयू प्रशासन का लिखित बयान है कि हवन को रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन मना लिया गया, शांति से हवन भी हुआ। उसके बाद रात के भोजन के वक्त हंगामा हुआ, लेकिन प्रशासन के जवाब में छात्रों के उन आरोपों के जवाब नहीं हैं कि मांसाहारी खाना रोका गया तो कई लोगों के लिए खाने की कमी हो गई। तथ्य तो यह भी है, यह वीडियो जो जनवरी 2020 का है, जब जेएनयू के साबरमती हॉस्टल में इस तरह से गुंडे घुसाए थे और हमला कर दिया। क्या इनमें से कोई पकड़ा गया? क्या ऐसी घटनाओं में शामिल किसी को भी सजा हुई? तब फिर यह सवाल कहां से गलत हो जाता है कि सजा किसे होगी, इस बहस के उत्पादन से पहले ही तय हो चुका होता है। जब दिल्ली में निगम के आदेशों से मांसाहार बैन का विवाद राजनीतिक रूप नहीं ले सका, तब रामनवमी खत्म होते होते जेएनयू में पैदा हो ही गया। इस दिल्ली में दशकों से नवरात्रि मनाई जाती रही है, लेकिन कभी इस तरह से मांसाहार रोकने का विवाद पैदा नहीं हुआ। क्या यह केवल एक धर्म विशेष के दुकानदारों पर हमला है? इसका जवाब हाँ तो है, लेकिन यह पूरा जवाब नहीं लगता। हर धर्म के लोग गली गली में मांस, मछली और मुर्गा और अंडा बेचते हैं। क्या किसी ने सोचा कि 10 दिनों तक ये क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के विवादों से डर पैदा कर इन लोगों से हफ्ता वसूली का नया रेट तय होने वाला है, या फिर मांस मछली के कारोबार में लगी बड़ी कंपनियों के लिए देसी बाजार का विस्तार किया जा रहा हो। कैमरे पर तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन जब आप दुकानों पर जाएं तो पता कर सकते हैं कि हफ्ता कितना बढ़ गया है और कौन ले रहा है। कर्नाटक में जिन दिनों हलाल बनाम झटका का विवाद चल रहा था, उन्हीं दिनों राज्य में नव वर्ष की शुरुआत होने के उपलक्ष्य में मांसाहार का आयोजन भी किया जाता है। इन विवादों से नफरत फैलती रही और मांस की बिक्री भी जारी रही, बल्कि मटन की बिक्री 2 गुनी हो गई। इस तरबूज का क्या कसूर था? क्या इतना कि इसे बेचने वाला मुसलमान है और धारवाड़ के हनुमान मंदिर के बाहर बेच रहा था। बुजुर्ग नबी साहब को आज तक किसी ने मंदिर के सामने फल बेचने से नहीं रोका, लेकिन अचानक यह सब क्यों हुआ? पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी। मेले से किसी को धर्म के आधार पर निकाला जा रहा है, किसी दिन किसी जाति के लोगों को निकाला जाएगा, किसी दिन किसी दल को वोट न करने पर दुकानें उसकी हटा दी जाएंगी। अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं कि त्योहारों में पंडालों के बाहर हर तरह का खाना मिलता है और जिन्हें नहीं खाना होता है और जो खाते हैं, दोनों आराम से अपने आराध्य के सामने सर झुकाकर चले जाते हैं। आप धार्मिक ग्रंथों से अनेक उदाहरण दे सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद से उदाहरण दे सकते हैं, मगर किसे देना है? जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें यह सब खूब मालूम है, उन्हें फिर भी ऐसा करना ही है। ऐसी घटनाएं सरकार के विज्ञापनों में लिखे सबका विकास, सबका भारत के नारों को चुनौती दे रही हैं। यूक्रेन के संकट में अपनी भूमिका तलाश रहे भारत के प्रधानमंत्री रूस और अमेरिका के संबंधों में संतुलन साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि अपने ही देश के कई राज्यों में खाने पीने, पहनने, रहने के मुद्दों को लेकर एक समुदाय दूसरे समुदाय को लगातार धक्का दे रहा है, उकसा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती? क्या ऐसे मामलों में बोलना प्रधानमंत्री का काम नहीं? उन्हें नहीं बोलना चाहिए कि सब बंद हो? बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू थाना में एक मस्जिद पर झंडा फहराने का क्या तुक था? क्या यह भी पूजा वंदना का हिस्सा है? क्या यह उकसाना नहीं? किसी समुदाय को अपमानित करना नहीं? क्या हम सबका भारत के नाम पर एक तरफा भारत बनता हुआ नहीं देख रहे हैं? इन जुलूसों में जिस तरह के गाने बजाए जा रहे हैं, क्या वे भक्ति के पैमाने पर ही रचे गए हैं या उनका मकसद कुछ और भी है? कई राज्यों में सांप्रदायिक टकराव की खबरें हैं। मध्य प्रदेश के खारगोन में कर्फ्यू लगानी पड़ी, एसपी को गोली लगी है, 6 पुलिसकर्मियों सहित 2 दर्जन लोग घायल हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। गुजरात के हिम्मतनगर और खंबात से भी हिंसा की खबरें हैं और बंगाल से भी। हर जगह के कारणों की डिटेल अलग है। जिस तरह के नारे लग रहे हैं और गाने बजाए जा रहे हैं, उन्हें ना तो सुना जाता है ना सुनाया जाता है। बड़ी संख्या में युवाओं को इन धुनों पर नाचने और तलवारें लहराने के लिए जुटा लिया गया है। इन बहसों की डिजाइन देखिए, आपको हमेशा एक पक्ष का ही पलड़ा भारी दिखेगा और उसी का नियंत्रण भी। जो उकसा रहा है वही पीड़ित बनने का कार्ड खेल रहा है। जीवन जीने और निजी पसंद के अधिकार पर धर्म के अधिकार का कब्जा हो गया है।
ऐसा लगता है कि इस देश में इस अधिकार को लागू कराने वाली संस्थाएं अब नहीं है, ना रोकने का नैतिक बल बचा है। निहाल केदवई बता रहे हैं कि नफरती नारों और बहिष्कारों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराना कितना मुश्किल होता जा रहा है। बुजुर्ग नबी साहब किलेदार के सारे फल दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फेंक दिए। वजह, नबी साहब किलेदार मुसलमान हैं और दुकान उन्होंने हनुमान मंदिर के बाहर लगाई थी। पुलिस की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ। अब पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले हलाल मीट को लेकर बवाल। शिवमोगा में मारपीट, फिर मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार का कॉल। और ऐसी ही नफरत फैलाने वाली दूसरी बातें। हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नफरती माहौल बनाने वालों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करने से कतरा रही है। हम लोग 3-4 दिन से, आज 5वां दिन हो गया, एक कंप्लेन लिखवाना चाह रहे हैं उस शख्स के खिलाफ जो समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाना चाहता है, दंगा कराने की साजिश से, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर, डीसीपी, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, हम हर जगह जा चुके हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है और इसीलिए हम कर्नाटका हाईकोर्ट का अब दरवाज़ा खटखटाएंगे। शिवमोगा, कलबुर्गी और कोलार में सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। अब सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं तो कार्रवाई की बात की जा रही है। सरकार ये मामला हमारे ध्यान में आया है। हम उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये सब गलत हो रहा है। हर शख्स को संवैधानिक अधिकार है इस देश में रहने का, व्यापार करने का। ट्रेड ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕಿದೆ। कर्नाटक में सांप्रदायिक उन्माद तेजी से फैल रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की चुप्पी से नफरत फैलाने वालों को शह मिल रहा है और जो लोग इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं वो अपनी अर्जी लेकर दर दर भटक रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल केदवई, एनडीटीवी इंडिया। अगर पहले हो चुकी घटनाओं और मामलों का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि जांच के नाम पर क्या हो रहा है। भारत आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है और मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका धर्म के आधार पर नफरत के मानसिक सुख से गुजर रहा है। इसी समय में एक तरफा श्रीलंका बनाने वाली जनता इन दिनों सबका श्रीलंका का राग अलापने लगी है। जब हम सबका भारत के नाम के पीछे एक तरफा भारत का एजेंडा लागू होते देख रहे हैं। 74 साल से नस्ल और धर्म के आधार पर लड़ते लड़ते श्रीलंका आज एकता की भाषा बोल रहा है। इस भाषा तक पहुंचने में आर्थिक तबाही को आना पड़ा, सब कुछ बर्बाद होना पड़ा। तब जाकर वहां के 18 से 40 साल के युवा पुराने झगड़ों को भुलाकर एकता की बात करने लगे। श्रीलंका में तमिल हिंदू भी हैं, तमिल ईसाई भी हैं। वहां हिंदू और ईसाई एक तरफ, भारतीय मूल के तमिल भी हैं और हजारों साल से श्रीलंका में बसने वाले श्रीलंकाई मूल के तमिल भी हैं। दोनों तमिल एक दूसरे के खिलाफ। श्रीलंका के मुसलमान भी तमिल ही बोलते हैं, फिर भी तमिल भाषा उनकी पहचान का हिस्सा नहीं। लिट्टे के दौर में प्रभाकरण यहाँ के मुसलमानों को गद्दार कहा करते थे। अंग्रेज जब श्रीलंका छोड़कर गए तो वहां की नौकरियों से लेकर सत्ता की हर कुर्सी पर अल्पमत तमिल लोगों का कब्जा था। जाहिर है असंतोष बढ़ना था और सिन्हली बौद्ध को दावेदारी करनी थी। राजनीति शुरू हुई कि बहुमत की भाषा सिन्हली को मान्यता मिलनी चाहिए। तमिल नाराज हो गए तो गृहयुद्ध छिड़ गया। अब श्रीलंका में गृहयुद्ध समाप्त हुआ, सिन्हली तमिल को मान्यता मिल गई, अंग्रेजी को संपर्क भाषा मान लिया गया। तब भी कई सालों तक तमिल का सिन्हली और सिन्हली का तमिल पर पूरा भरोसा नहीं बना। सब एक दूसरे पर शक करते रहे। राजा पक्षे की सरकार सिन्हली बौद्ध बहुमत की सरकार मानी जाती है और उन्हें भी स्ट्रॉन्ग मैन कहा जाता है। लेकिन देश जब आर्थिक संकट में गया तो लोगों को होश आ गया कि ये बहुमत अल्पमत का खेल सबको गर्त में पहुंचा चुका है। किसी के पास खाने के लिए भोजन और दवा नहीं।
यही कारण है कि श्रीलंका में एकता के नारे लगने लगे। एकता की इस नई ताकत ने दशकों पुराने अविश्वास और झगड़े को खत्म कर दिया है। Since last month we are facing this issue, and but still government not take any action for this. Sometimes actually we are spending like 1 hour to get the fuel. Actually to get the diesel, some people are waiting like 2-3 days. Actually it's affected a lot as a common man, and if you look at the normal people in here, they are struggling with the fuel, electricity and all. Yes. Yeah. Yes. Normally 1 to 2 hours, 3 hours we are spending here the fuel for fuel, so it's very difficult to live. Okay. We are riding tuk-tuk and we have to take care of our families, but there is a very difficult. We have to live in Sri Lanka, so there is a cost of living is very high. So we are managing, getting someone, people, money, rich people, taking money and managing our life. What do you have to talk about your government, you know? Nothing else. It's stupid. हमारा देश एक के बाद एक कई संकटों का सामना कर रहा है। ये राजपक्षे सरकार का पैदा किया संकट है, जिसने हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है, परिवारों का संघर्ष बेकार कर दिया है। राजपक्षे सरकार ने हजारों बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर दी है, अर्थव्यवस्था को कंगाल कर दिया है, पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। लोगों की आवाज सुनो और सरकार को भंग करो, समस्याओं के हल की प्रक्रिया बनाओ। अगर लोगों की आवाज नहीं सुनी गई और इसी तरह काम होता रहा तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगले दिन इससे भी ज्यादा लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। इस देश के लोगों के जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तेल संकट का कोई हल नहीं निकला है। चीजों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। लोग कैसे रहेंगे? इस एकता के आगे सत्ता में रहते हुए राजापक्षे की शक्ति चली गई है, जबकि 2/3 बहुमत होने के बाद भी उनके सांसद अलग बैठ रहे हैं। कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कोई मंत्री बनने को तैयार नहीं। जिस श्रीलंका में हर समुदाय के लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे, वहां पर आर्थिक फैसले लेने वाली 3 बड़ी संस्थाओं का नेतृत्व तीनों प्रमुख समुदाय के लोग कर रहे हैं, लेकिन पेशेवर आधार पर। सेंट्रल बैंक के भ्रष्ट गवर्नर की जगह नंदलाल वीरासिंघे को गवर्नर बनाया गया है, जो सिनली बौद्ध हैं। आर्थिक मामलों पर फैसले लेने के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष इंद्रजीत कुमारस्वामी हैं, जो कि तमिल हैं। वित्त मंत्री अली साबरी को बनाया गया है, जो मुसलमान हैं। इस तरह आपस में लड़ने वाला श्रीलंका इस संकट के समय एकजुट हो गया है। ऐसा श्रीलंका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। श्रीलंका में राष्ट्रपति को अकूत अधिकार है। जो राष्ट्रपति बनता है वही प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री को चुनता है। इसलिए वहां 74 वर्षों में कई परिवारों का शासन रहा। जो भी राष्ट्रपति बनता है हर कुर्सी पर अपने परिवार को बिठा देता है। सेनानायके परिवार, भंडारनायके परिवार, जयवर्धने परिवार, प्रेमदासा परिवार और राजापक्षे परिवार। लोगों ने नस्ल और एथनिसिटी के नाम पर नफरत करते करते राजनीति को खोखला कर दिया और इसका लाभ उठाकर कुछ लोगों ने सारा धन अपने पक्ष में कर लिया। लोगों को इस एकता पर यकीन नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि जल्दी ही श्रीलंका वापस अपने खेमे में बढ़ जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस में निरुपमा सुब्रमण्यन ने लिखा है कि लोग नारे लगा रहे हैं कि ना हम वर्ग के आधार पर विभाजित हैं, ना नस्ल के आधार पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने श्रीलंका के तमिलों के लिए मदद भेजने की बात की तो वहां के तमिल नेताओं ने मना कर दिया। कहा कि मदद भेजिए, लेकिन सबके लिए। यहां केवल तमिल ही परेशान नहीं है, मदद आए तो सबके लिए आए। श्रीलंका का एक अखबार है डेली मिरर। उसने अपने संपादकीय में लिखा है कि कैसे सरकार की वजह से श्रीलंका में नस्ल भेद खत्म होता लग रहा है। यह और बात है कि सरकार में आने के लिए राजापक्षे ने उसी नस्ल भेद और अतीत के गौरव की स्थापना की राजनीति को हवा दी। डेली मिरर ने लिखा है कि राशन और तेल जैसी जरूरी चीजों के लिए कतार में लगे श्रीलंका के लोग एक समान नजर आ रहे हैं, एक भाषा बोल रहे हैं। लेकिन जब 2019 में वहां राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ, तब वहां के लोग नस्लों के आधार पर बंट गए। राजापक्षे ने वादा किया कि सिन्हला बौद्धों के अधिकारों की स्थापना की जाएगी। सिन्हला बौद्धों को लगा कि मजबूत नेता आ गया है। इस तरह की बातें होने लगी कि मुसलमान दुकानदार
खाने पीने की चीजों में रसायन मिलाते हैं जिससे सिन्हला बौद्ध पुरुषों की नसबंदी हो जाती है। श्रीलंका के लोग राजापक्षे के पीछे पागल हो गए थे कि यह व्यक्ति उन्हें उनका देश वापस ला कर देगा, जैसे कि उनका देश कहीं खो गया था। डेली मिरर ने लिखा है कि राजापक्षे भी शान से कहने लगे कि उन्हें केवल सिन्हली बौद्ध लोगों ने चुना है, लेकिन राष्ट्रपति सबके हैं। नस्ल के आधार पर अल्पसंख्यकों को सत्ता से हटाने के लिए तरह तरह के नियम बनाए जाने लगे। तभी आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा, लोग सड़क पर आ गए। तमिल मुसलमानों और तमिल हिंदुओं से नफरत का मानसिक सुख भयानक आर्थिक दुख के आगे बिखर गया। जो लोग सिन्हला बौद्ध गौरव के नाम पर राजापक्षे के हर फैसले को आंख बंद कर समर्थन दे रहे थे, वे आंखें खोलकर घंटे गिन रहे हैं और राशन की कतारों में खड़े हैं। जिन किसानों ने राजापक्षे को खूब वोट किया, वह खेती में रसायनों के इस्तेमाल पर रोक से बर्बाद हो गए। अब तेल नहीं मिल रहा तो मछुआरे भूखे हैं, मछली पकड़ने समंदर नहीं जा सकते। श्रीलंका का सबक यही है कि धर्म या नस्ल के नाम पर नफरत के असर में लोगों ने अपने ही चुने नेता की हर गलती को अनदेखा किया और खुद को गटर में पहुंचा दिया। इसी डेली मिरर अखबार में 30 मार्च 2019 का एक लेख छपा है। तब श्रीलंका के एक सांसद ने संसद में कहा था कि जिन कॉरपोरेट संस्थानों के मालिक या प्रमुख मुसलमान हैं, उनके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। अप्रैल 2020 में इस तरह के लेख छप रहे थे श्रीलंका में कि कोविड के नाम पर तरह तरह की सेंसरशिप लगाई जा रही है, लोगों को चुप कराकर सरकार मनमाने फैसले लागू कर रही है। मुसलमानों को दुश्मन बताने की मशीन फिर से चालू कर दी गई है कि मुसलमान कोरोना का संक्रमण फैलाने की साजिश कर रहे हैं। याद कीजिए, उसी समय भारत में भी तबलीग जमात को लेकर यही सब चल रहा था। वहां और यहां का मीडिया भी यही काम करने लगा, राजनेता भी इसी तरह की बातें करने लगे। कोरोना के उस दौर में श्रीलंका में नफरती भाषण चरम पर था। लोग चुप थे और सरकार मनमानी कर रही थी। आज सब बोल रहे हैं, तब जब सब बर्बाद हो गया। श्रीलंका की तबाही केवल आर्थिक कारणों से नहीं हुई है। आर्थिक कारणों की भूमिका है, लेकिन उन लोगों की भी जो नफरत की इस राजनीति में मानसिक सुख प्राप्त कर रहे थे। श्रीलंका भी एक तरफा होने चला था, अब सबका होने की बात कर रहा है। भारत में आए दिन कोई ना कोई किसी मस्जिद के सामने जाकर उकसा रहा है, तो कोई उकसाने के नाम पर किसी पर हमला कर दे रहा है। आज जंतर मंतर पर तेलंगाना की केसीआर पार्टी ने प्रदर्शन किया, तो उसमें राकेश टिकैत ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना अनुरोध करता है, डिमांड करता है, इस देश के किसान भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांग रहे हैं। इस देश के किसान मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। दिल्ली की तपती गर्मी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने हल्ला बोला। मुख्यमंत्री के साथ उनके तमाम मंत्री, सांसद और विधायक दिखे। तेलंगाना भवन पूरी तरह गुलाबी रंग में रंगा दिखा। हर जगह किसानों के समर्थन में पोस्टर नजर आए और लोकगीतों ने भी अलग समा बांधा। फिर मुख्यमंत्री कहां रुकने वाले थे? केसीआर ने साफ किया कि केंद्र सरकार धान खरीद नीति बदले, नहीं तो उनको बदल देंगे। फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं, आप एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी का रचना कीजिए, हम भी उसमें योगदान देंगे। आप अगर नहीं करेंगे, ये बात आपकी बस की नहीं है, आगे चल के आपको हटा देके जो नई सरकार आएगा उसके तहत नई एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया होगा, उसको हम लागू करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केंद्र पर आरोप लगाया कि जो भी उनके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां लगा दी जाती है। दिल्ली में कांग्रेस के राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं, उसका अपमान करना, उसका विरोध करना। जो विपक्षी नेता, विपक्षी दल होते हैं, उनके पीछे सीबीआई लगाओ, ईडी लगाओ, इनकम टैक्स लगाओ। इनके पार्टी के अंदर सारे सत्य हरिश्चंद्र है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछले 5-6 सालों में केंद्रीय पूल से तेलंगाना से धान खरीद काफी बढ़ी है। 2017-18 में केंद्र की ओर से 36.18 लाख मैट्रिक टन खरीदा गया। वहीं 2020-21 में 94.54 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई। वहीं टीआरएस आरोप लगा रही है कि दूसरे राज्यों की तुलना में
तेलंगाना से धान खरीदने में केंद्र सरकार भेदभाव करती है। देखिए, तेलंगाना एक ज़माने में सूखा प्रदेश होता था। अब तेलंगाना राज्य बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी के किसान फ्रेंडली नीतियों के बाद आज हमारे हरित प्रदेश हो गया है। कम्प्लीटली फार्मर्स के लिए पानी है। हम 24 आवर्स फ्री पावर देते हैं। हम किसानों के लिए सालाना 10,000 देते हैं एक एकड़ में। तो इन सारे नीतियों की वजह से यहाँ पे फसल दोगुना हो गया है। तो हमारा आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे तेलंगाना में जितना भी पैडी उगता है, जितना भी अनाज आज उगा है, उसका पूरा खरीदारी करिए। धान के मुद्दे पर टीआरएस के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत भी आए और कहा कि सरकार किसानों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। भारत सरकार से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। कहाँ खरीद कर रही है? खरीद करो ना, मना कौन कर रहा है? आप खरीद करो। सरकार कह रही है कि किसानों के खरीद कर रही है और यही वजह है कि सरकार ने, ये लोगों ने उनको चुना है। कहाँ खरीद कर रही है? तेलंगाना में वे 2,500 रुपये ज्यादा दे रहे हैं वहाँ की सरकार छत्तीसगढ़ की, नहीं खरीद हो रही। उनकी जो परमिशन है वो नहीं दे रहे। अगर स्टेट खरीदना चाहती है तो उसको परमिशन नहीं है। धान के खरीद को लेकर केंद्र और राज्य के बीच जारी विवाद अब थमने का आसार नहीं है। केसीआर अब केंद्र के खिलाफ गैर भाजपा दलों को जोड़ने में जुट गए हैं। आए दिन केंद्र सरकार को घेरने में जुटे केसीआर अब धान के मुद्दे को गरमा रहे हैं। अब देखना यह है कि वो धान की खीर बना लेते हैं, यानी कि इसका लाभ ले पाते हैं, या केंद्र सरकार उल्टा उनके मुद्दे को खिचड़ी बनाकर उसकी हवा निकाल देते हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन सचिन और मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। सूचक पटेल ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद खेती की लागत में जो वृद्धि हुई है और कमाई में कमी आई है उसका एक हिसाब किया है। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लॉन्च हुई और किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलने लगे। उस समय मुंबई में 1 लीटर डीजल 68 रुपए का था। इन दिनों 104 रुपए लीटर है। करीब 2.25 एकड़ खेत में धान की खेती में 85 लीटर डीजल की खपत होती है। नए रेट के अनुसार केवल डीजल की लागत में 3,000 रुपए से अधिक की वृद्धि हो गई है। क्या इतने दाम बढ़े हैं? एक और बात का ध्यान रखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता है। जाहिर है 6,000 रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि अब कम पड़ती जा रही होगी, लेकिन इन सब पर सोचने का वक्त तब मिलेगा जब हिंदू मुस्लिम टॉपिक से इस देश को मुक्ति मिलेगी। जब देश में दिन रात हिंदू मुस्लिम टॉपिक पर बहस चल रही हो, तमाम तरह के अधर्मों के साथ धर्म की बात हो रही हो, उसी दौरान बिहार में 60 फुट लंबे लोहे के पुल की चोरी हो गई। इसके आरोप में 2 सरकारी अधिकारियों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रोहतास के पुलिस अधीक्षक के अनुसार मौसम विभाग के अधिकारी अरविंद कुमार ने एक समूह का नेतृत्व किया जो गैस कटर और अन्य उपकरणों से लैस था। समूह ने कुछ दिन पहले पुल को ध्वस्त कर दिया। इलाके के एसडीओ राधेश्याम सिंह इसके मास्टरमाइंड थे। एसडीओ को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने कहा कि वारदात में इस्तेमाल की गई जेसीबी मशीन, पिकअप वैन, गैस कटर को भी जब्त कर लिया गया है। मामले की जांच हो रही है। यूपी के लखीमपुर में बिजली विभाग में लाइनमैन की नौकरी करने वाले गोकुल प्रसाद ने आत्महत्या कर ली। मरते वक्त जो बयान दिया उसके अनुसार जब तबादले की मांग की तो अधिकारी ने कथित रूप से कहा कि एक रात के लिए पत्नी को भेज दो। गोकुलदास अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो केंद्र सरकार के इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कीजिए 1800-500-0019। आत्महत्या से जुड़ी हर खबर के साथ यह नंबर जरूर बताया जाना चाहिए। जूनियर इंजीनियर और क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा कहने वाला अधिकारी क्या फेसबुक पर राष्ट्रवाद और धर्म के गौरव की बातें लिखता होगा? वो कितना राष्ट्रवादी था, कितना धर्मपरायण, इतना और जानने का मन है। जानकर भी क्या करना, आप ब्रेक ले लीजिए। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मुलाकात हुई। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों देशों के बीच ये शीर्ष स्तर की बातचीत है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत ने यूक्रेन को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई है और उन्हें उम्मीद है कि रूस यूक्रेन संघर्ष जल्द खत्म होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार की भारत ने सख्त निंदा की है और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है।
मोदी ने कहा कि उन्होंने युद्ध खत्म करने के लिए कई बार रूस और यूक्रेन के नेताओं से बात की और उन्हें आपस में सीधे वार्ता करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक सहयोगी हैं और आगे मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सोमवार को हुए चुनाव में उन्हें 174 वोट मिले, जो बहुमत के लिए जरूरी 172 वोट से 2 वोट ज्यादा हैं। 70 साल के शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और 3 बार पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें एक कुशल प्रशासक माना जाता है जो चीन और अमेरिका दोनों के साथ करीबी संबंध बनाए रखने के पक्ष में बताए जाते हैं। नेशनल असेंबली में नए प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी ने अपनी पार्टी के सभी सांसदों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विदेशी साजिश के आरोप को ड्रामा करार दिया। इमरान खान ने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका की साजिश है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि इमरान खान सरकार ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और उसे पटरी पर लाना अब एक बड़ी चुनौती होगी। इसी के तहत उन्होंने ऐलान किया कि अगले बजट में पाकिस्तान अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट घाटा दिखाने जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की नई कैबिनेट ने सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। जगन मोहन रेड्डी ने अपने वादे के मुताबिक कार्यकाल के बीचों बीच अपनी कैबिनेट बदली है। 2019 में ही सरकार बनाने के साथ जगन मोहन रेड्डी ने इसका ऐलान कर दिया था कि 5 साल के कार्यकाल के ठीक बीच में यानी 2.5 साल पूरा होने पर वो फिर से अपना मंत्रिमंडल गठन करेंगे। नई कैबिनेट में पिछले 11 मंत्रियों को बनाए रखा गया है। 25 मंत्रियों में से 17 अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। नई कैबिनेट में 4 महिला विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। इनमें जानी मानी अभिनेत्री रोजा भी शामिल हैं। इस बीच ऐसे कई विधायक जिन्हें इस बार मंत्री नहीं बनाया गया, उनके समर्थकों ने आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इनमें एम सुचरिता भी शामिल हैं, जो राज्य की पहली दलित और महिला थी जिन्हें पिछली कैबिनेट में गृह मंत्री बनाया गया था। नई कैबिनेट में जगह न मिलने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस में वो अभी बनी हुई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के रिश्तेदार बी श्रीनिवास रेड्डी, विधायक एस उदय भानु भी फिर से मंत्री न बनाए जाने से नाराज हैं और उनके समर्थकों ने जगह जगह प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। पंजाब में शानदार जीत दर्ज करने के बाद गुजरात आम आदमी पार्टी का अगला लक्ष्य है। इसी के तहत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात के भावनगर के एक सरकारी स्कूल का दौरा किया। भावनगर गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी का गृह जिला है। स्कूल का दौरा करने के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, 27 साल से गुजरात में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लोगों को कैसे सरकारी स्कूल दिए हैं, उसकी एक झलक ये देखिए। गुजरात के शिक्षा मंत्री की विधानसभा भावनगर में आज मैंने 2 स्कूलों का दौरा किया। इसके साथ ही मनीष ने भावनगर के कुछ और स्कूलों की दुर्दशा की तस्वीरें दिखाई। मनीष सिसोदिया के इस दौरे के बाद बीजेपी नेता दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाने लगे उनकी कमियां निकालने के लिए। मनीष ने इसके जवाब में लिखा, आज मैंने गुजरात में बीजेपी के 27 साल के शासन की सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की पोल खोली तो बीजेपी बुरी तरह बौखला गई। आज दिल्ली के सारे बीजेपी सांसद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कमियां ढूंढने के लिए उतार दिए गए, लेकिन अफसोस कि दिल्ली के सारे बीजेपी नेता आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक भी स्कूल नहीं ढूंढ पाए जहां मकड़ी के जाले लगे दिखे हों, जहां बच्चों के बैठने के लिए डेस्क ना हो, पढ़ाने के लिए बाकी सुविधाएं न हो। मनीष ने आगे लिखा कि बीजेपी नेता अब दिल्ली के स्कूलों में उन कमरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां टाइल्स टूट गई हैं, कहीं व्हाइट वॉश पुरानी पड़ गई है, कहीं डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। मुझे गर्व है कि सारी ताकत लगाकर भी बीजेपी इससे ज्यादा कमियां दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं निकाल पाई। आने वाले दिनों में गुजरात को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये संघर्ष अब कई और मोर्चों पर भी देखने को मिलेगा। यूपी बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में गिरफ्तार बलिया के 3 पत्रकारों की रिहाई के लिए आंदोलन तेज हो गया है।
बलिया के पत्रकारों ने संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। पत्रकारों की मांग है कि तीनों गिरफ्तार पत्रकारों को रिहा किया जाए और इस मामले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निलंबित किया जाए। गिरफ्तार पत्रकारों में से 2 अमर उजाला से जुड़े हैं, जबकि 1 राष्ट्रीय सहारा से जुड़े हैं। इन पत्रकारों का कहना है कि डीएम के आश्वासन पर उन्हें लीक हुआ पर्चा दिखाया, लेकिन डीएम ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। अमर उजाला अखबार ने भी अपने पत्रकारों को पूरी तरह निर्दोष बताया है और कहा है कि जिला प्रशासन ने खुद को बचाने के लिए पत्रकारों को बलि का बकरा बनाया है। पर्चा लीक मामले में पुलिस ने अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 स्कूल मैनेजर और 3 स्कूलों के प्रिंसिपल भी शामिल हैं। इस मामले में बलिया के DIOS को भी गिरफ्तार किया गया है। अंग्रेजी का जो पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में ये पेपर रद्द कर दिया गया था और अब 13 अप्रैल को ये परीक्षा होगी। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।